रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन, लेट अ वेक्टर ए। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से मॉड ए करके, और साथ ही हम एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं जो कि स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और सफिक्स में ए लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कि ए अंडर कंसिडरेशन वेक्टर हमारा ए है, इसकी सफिक्स में ए लगाया हुआ है। अगर कोई और वेक्टर होता तो हम सफिक्स में दूसरा जो वेक्टर होता उसे लगाते। ठीक है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड ए कैप। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया वेक्टर का। इसके बाद अगर हम 2D की बात करें तो 2D में आपको पता है कि x और y दोनों डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हम इसे इलैबोरेट करके लिखेंगे तो आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको x और y दो ही पॉइंट्स तो मिल रहे हैं ना, तो जितने पॉइंट्स हमको मिल सकते हैं, जिन एक्सिस के अलॉन्ग हमको जितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो हमारी यूनिट वेक्टर्स उसके साथ टक्कर आएंगे, क्योंकि x डायरेक्शन के लिए हमको ax यूनिट वेक्टर लगाना होगा, y डायरेक्शन के लिए ay यूनिट वेक्टर लगाना होगा। नेक्स्ट अगर हम 3D की बात करें तो ax ay प्लस az। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं, तो जब हम देख रहे हैं वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं मॉड ऑफ ए एंड ए कैप, तो यहाँ पे ये जो मॉड है ये मैग्नीट्यूड है, और आपको पता होगा कि मैग्नीट्यूड जो है वो आपका काउंटेबल होगा ना, काउंटेबल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपका वो नंबर्स में आएगा, जैसे 1 2 3 ये डिजिट्स के फॉर्म में आएंगे, तो नंबर के फॉर्म्स में आएंगे। तो जो हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर 2D में इस तरह से ये आपका x है, ये y है, तो आप कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज 1 2 3 या 3 पॉइंट ले रहे हो, y एक्सिस पे आप सपोज करिए 4 पॉइंट ले रहे हैं, तो इस तरह से आप एक पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं ना, p 3, 4। ठीक है, तो यदि 3 और 4 एक तरह से क्या है, नंबर्स हैं, तो ये इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है, यानी x के अलोंग, यानी x के डायरेक्शन में x के अलोंग हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 3 है। y एक्सिस के अलोंग जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 4 है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड की प्लेस पर हम जो है जो पॉइंट्स होते हैं ना हमारे, वही ax ay कैपिटल ax कैपिटल ay के टर्म्स में आते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हमारे पॉइंट्स ax ay az है, ठीक है, 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है ना पॉइंट्स, x एक्सिस पे सपोज 3 चला, y एक्सिस पे 4 चला और z एक्सिस पे 5, तो आपका 3, 4, 5 ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। तो वो पॉइंट्स आपके नंबर्स में होंगे, यानी ax ay az। तो ये जो आपको दिखता है ना वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में ax ay az, इट्स नथिंग बट क्या, योर पॉइंट अलोंग द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, लाइक x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ax ay az को हम क्या कह सकते हैं, ax प्लस ay क्या प्लस az क्या। तो यहाँ पर तो हम ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहे हैं, और उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर लग जाएगा, उसकी डायरेक्शन लग जाएगी। ठीक है, नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, वेयर ax ay az आर कॉल्ड कंपोनेंट। तो या तो आप इनको एक तरह से पॉइंट्स कह सकते हैं, इन अनदर वे, क्योंकि कुछ अभी हम जब सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो वहां पर आपसे कंपोनेंट पूछा जाता है। तो आपको अगर कोई वेक्टर इस तरह से दिया जा रहा है तो आप देखेंगे ax का कोफिशिएंट कौन है, ay का कोफिशिएंट कौन है और az का कोफिशिएंट कौन है। तो जो इनके यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स होते हैं वही आपके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, यानी अब हम जब सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड को किस तरह से निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू a, यानी मॉड ऑफ a को आप सिंपली a भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेक्टर हम जब लिखते हैं तो वेक्टर के ऊपर हम इस तरह से एरो लगाते हैं, या क्या बताया था कि उसको थोड़ा बोल्ड में वो आप लिख देंगे फॉन्ट। ठीक है, तो जब हम मॉड इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो सिंपली आप मॉड ऑफ a या फिर सिंपल मॉड a लिख देंगे इस तरह से, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। यानी जो आपके यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट रहते हैं ना, देखिए सिर्फ उनको उठा करके उनका स्क्वायर कर देना है एंड उसका अंडर रूट कर देना है, तो आपको मॉड a की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो मॉड a इज इक्वल टू आपका क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर।
नाउ द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको बताया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर आपका हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी जो वेक्टर है हमारा, देखिए यहाँ पर है ना इस तरह से फॉर्मूला, तो अगर हमको ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको उठा करके इधर ही जो भेजना है, तो क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पर आपका जो वेक्टर है ना उसको एज इट इज लिख देना है, और उसके बाद मॉड ए है तो अब हम मॉड ए निकालना सीख चुके हैं, तो मॉड ए की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा मॉड ए और यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम देखेंगे, तो वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो सिंपल जैसे आप अलजेब्रा में आप इक्वेशंस पढ़ते हैं ना, तो क्या होगा कि वो इक्वेशन आपके वेरिएबल्स में होगी, लाइक एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो एक्स का वेरिएबल हमेशा एक्स के वेरिएबल के साथ ऐड होगा, वाई का वेरिएबल वाई के साथ ऐड होगा। तो इन द सेम वे यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ है, बी वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ है, जो उनका लिखने का तरीका है, और जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो हमारे ax का कोफिशिएंट है, ठीक है, x ax का मतलब क्या होगा कि x के अलोंग, तो चाहे वो वेक्टर a हो चाहे वेक्टर b हो, अगर 3D में है दैट मींस कि उसको x y और z तीनों डायरेक्शन मिलेगी, तो आपका वेक्टर a भी तीनों डायरेक्शन के साथ लिखा गया है, b भी तीनों डायरेक्शन के साथ लिखा गया है, और अगर आपको इनको ऐड करना है तो इनके से देख रहे हैं कोफिशिएंट्स आप ऐड कर रहे हैं, यानी ax वाला ax से ऐड होगा, ay वाला ay से ऐड होगा, az वाला bz से ऐड होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ऐड कर लेंगे आप, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि जो यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है वो आपको क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 10ax कैप माइनस bay प्लस 2az एंड वेक्टर b आपको ये दिया गया है, फाइंड क्या करना है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आपको करना है द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along az, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे कि क्वेश्चन है क्या, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along az। तो अभी आपको बताया गया कि कंपोनेंट क्या होता है कि जब हम किसी वेक्टर को लिखते हैं तो जैसे az का कंपोनेंट पूछा गया है, मींस az क्या कोफिशिएंट जो उसके बगल में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along az, तो आपको दिख रहा है कि az का कोफिशिएंट कौन है 2, तो वही आपका कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आंसर तो ऐसे ही हो गया। दूसरा क्या है द मैग्नीट्यूड, यानी आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, ऑफ 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो आपके पास वेक्टर a है वेक्टर b है, बट आपको मैग्नीट्यूड इस पूरी वैल्यू का निकालना है, यानी 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको 2a वेक्टर बनाना है, और उसके बाद फिर जो उसकी वैल्यू आ जाएगी उसमें से हम b वेक्टर को माइनस कर देंगे। b वेक्टर को माइनस करने के बाद जो हमको फाइनल वेक्टर मिलेगा फिर हम उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है आपका ये, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन सेकंड से ही किया है क्योंकि फर्स्ट वाला तो आपका डायरेक्टली निकल ही आ रहा है कि उसका कंपोनेंट 2 है। तो वेक्टर a इज इक्वल टू 10ax माइनस 5ay प्लस 2az कैप दिया हुआ था, आपने पहले 2a वेक्टर निकाला, तो सिंपली 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद 2a वेक्टर जो आ गया है हमारा फाइनल, उसमें से हम माइनस b वेक्टर करेंगे। तो आप जब 2a वेक्टर में से इस b वेक्टर को माइनस करेंगे तो देखेंगे कि आपकी वैल्यू ये आ रही है। उसके बाद आप जब 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर की जो वैल्यू आ रही है उसका हम क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे। तो देख रहे हैं ax के बगल में कौन है 18, यानी 18 आपका क्या हो गया ax, ठीक है, और माइनस ऑफ 11 आपका क्या हो गया कैपिटल ay, और 4 आपका क्या हो गया कैपिटल az। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका इतना आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इसको लगा कर देखिए और आपको नोट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल देखा था, और न्यूमेरिकल के बाद अब हम कुछ और जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको देखेंगे।
लाइक कोई शेप हम कंसीडर कर रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब हम स्क्वायर की बात करते हैं या रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल 2D शेप है, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन मिलेगी। जबकि आप जब अगर एक क्यूब पर कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो आपके एट एनी पॉइंट, ठीक है, आप उसको 3 तरह से देख पाओगे ना, तो आपका उस पॉइंट पर आपको एक्स वाई और जेड तीनों मिलेगा। तो आप सपोज करिए कि आपने क्यूब लिया हुआ है और उस क्यूब पर कोई एक पॉइंट कंसीडर किया है, तो उसके पॉइंट पर आपको एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन दिखेगी, तो आप इस तरह से उस पॉइंट को मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर एक्स वाई और जेड को हम वेरिएबल बोल रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि आप कार्टेशियन में कोई वेक्टर अगर है, यानी इस पॉइंट से अगर कोई वेक्टर गुजरेगा तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ax, ay, az, जहाँ पर जो आपके कैपिटल ax, ay और az है वो आपको नथिंग बट क्या बताएंगे, पॉइंट बताएंगे। और ये जो आपका ax, ay और az है, यानी ये जो स्मॉल में लिखा हुआ है वो क्या शो करता है, आपका यूनिट वेक्टर बताता है। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब हुआ कि जैसे आप x के अराउंड जा रहे हैं, यानी जितने पॉइंट्स आपने x एक्सिस पे चले होंगे उसके अराउंड जो डायरेक्शन है वो आपको शो करेगा ax, उसी तरह से ay और az। तो ये आपका वेक्टर हो गया। अब अगर हम बात करें रेंज की, तो आपको क्वेश्चन आता है कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्क्राइब कीजिए। तो जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे तो आप इसी तरह से एक प्लेन कंसीडर करेंगे, आप एक शेप कंसीडर करेंगे। हमने शेप क्या कंसीडर किया है, क्यूब कंसीडर किया है, और उस क्यूब पर हम एक छोटा सा पॉइंट P ले लेंगे, तो उस पर आपको एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस मिलेगी। यहाँ पर ये पॉइंट भी है, इसको वेरिएबल भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो सकती है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव की तरफ भी बढ़ेगी, एज वेल एज पीछे भी बढ़ सकती है। तो इसलिए इसकी रेंज -∞ टू +∞। उसी तरह से आपका वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी आप कंसीडर करिए कि आपके 3D में अगर एक छोटा सा क्यूब रखा हुआ है तो वो एक बड़ा सा क्यूब कब बन पाएगा, जब आपका वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करेगा। तो मैक्सिमम जो रेंज है हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आपकी क्या हो जाएगी, -∞ टू +∞, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका शेप है। उसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो दैट इज सिलेंड्रिकल और सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सिलेंड्रिकल और सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर जो इसकी पॉइंट्स है वो चेंज हो जाएंगे। आप सोचिए कि ये पॉइंट्स कैसे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं क्यूब की, तो आपको पता है कि आप कुछ इस तरह से क्यूब को ड्रॉ करते हैं, इस तरह से हम एक क्यूब को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्यूब के देखिए, अगर आप क्यूब पर एक पॉइंट P ले रहे हैं तो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर आपकी तीनों डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो उन्हीं जिनकी हेल्प से, जिन एक्सिस की हेल्प से आपका वो पॉइंट आपको दिख रहा है कि उस पॉइंट पर आपकी तीनों एक्सिस आपको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपने क्या करा कि वो तीनों ही पॉइंट सेटिस्फाइड करेंगे, यानी एक्स के भी, वाई के भी, जेड के भी। बट जब आप एक सिलेंडर की बात करते हैं तो सिंपली आप सिलेंडर ये इस वाले शेप की बात करिए, तो अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट P लेंगे, ठीक है, अगर आप एक सिलेंडर पे एक पॉइंट P लेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि अगर इस सिलेंडर को हम इस तरह से, सिमेट्री है ना, हाफ हाफ काट दें तो इसके हाफ में क्या क्या चीजें आएंगी, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि क्यूब के आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप P पॉइंट कंसीडर करोगे तो आपको एक्स वाई जेड हर जगह मिलेगा। आप देखिए, आप इस जगह पे कंसीडर करेंगे, आप किसी भी जगह पर कंसीडर करेंगे तो वो पॉइंट आपका एक्स वाई जेड तीनों से मिलकर बना होगा। उसी तरह से अगर आप सिलेंड्रिकल बॉडी पे है, सिलेंड्रिकल बॉडी पर कोई पॉइंट P लेंगे तो आपको क्या दिखेगा,
वही उस शेप को बनाते हैं। जैसे अगर क्यूब की बात करें, एक्स वाई जेड जमा आपका है, तीनों मिल करके आपके क्यूब को बना रहे हो। उसी तरह से अगर हमको दो पॉइंट को मिल गया, एक तो जेड एक्सिस यानी सिलेंडर की हाइट मिल गई, दूसरा हमको क्या मिल गया, उसकी डिस्टेंस मिल गई कि सिलेंडर से कितनी डिस्टेंस है। जैसे सपोज करके ये डिस्टेंस और ज़्यादा कर रहे हैं, यानी पॉइंट बी अगर यहाँ पर होता तो जब ये घूमेगा तो क्या बनाएगा, इससे बड़ी सर्कमफेरेंस बनाएगा, तो आपका सिलेंडर का शेप और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे अब तीसरी चीज क्या आती है आपका कि ये किस एंगल से घूम रहा है। ठीक है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप अगर जैसे रूम के कॉर्नर पे देखते हैं तो रूम के कॉर्नर पे जो आपके रूम की हाइट है वो आपकी जेड एक्सिस हो गई, और जो आपका फ्लोर है दैट इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो फ्लोर आपको किससे शो कर रहा है, एक्स वाई प्लेन। तो अब अगर आप कॉर्नर पे से सोचिए कि आप एक सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस सिलेंडर का हाफ पोर्शन तो आपके रूम के अंदर है और हाफ पोर्शन बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके एक्स वाई प्लेन पे आप कितने एंगल से घूम रहे हो दैट इज कॉल्ड, ये देखिए जैसे ये आपका ये वाई, ये एक्स और वाई प्लेन है, सिर्फ इसको देखिएगा, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, और अगर आप यहाँ पर एक्स से किसी एंगल पे यानी जो आपका पॉइंट का प्रोजेक्शन है, ठीक है, इसको आप रोटेट कर रहे हो, तो पहली चीज तो ये फाई मैक्सिमम कितना रोटेट होगा, तो आपको पता है एक सर्किल 2 पाई से बनता है, 360 से बनता है, तो फाई की आपकी जो मैक्सिमम रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 पाई, यानी ये जो फाई है वो आपका कहाँ तक बनेगा, 2 पाई तक बनेगा। तो इस तरह से हमको ये समझ में आ गया कि अगर सिलेंडर पर कोई पॉइंट पी है, उसका प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं और उसको कंसीडर कर रहे हैं कि वो किस तरह से ड्रॉ हुआ होगा, तो आपको दिख जाता है कि उस पॉइंट पी पर रो, फाई और जेड, जब तक तीनों चीजें हमें नहीं पता होंगी हम एक सिलेंडर ड्रॉ नहीं कर सकते, और जिनकी हेल्प से, जिन वेरिएबल्स की हेल्प से आपका सिलेंडर ड्रॉ हो रहा है, वही उसकी क्या कहलाएंगे, पॉइंट्स कहलाएंगे। उसी पॉइंट्स की हेल्प से हम इसका वेक्टर लिख पाएंगे। तो इसके वेक्टर को किस तरह से लिख पाएंगे, वेक्टर ए, अगर यानी आपके सिलेंडर से कोई वेक्टर गुजर रहा है तो वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा एरो एरो प्लस ए फाई और प्लस ए जेड दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा शेप हो गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि प्लेन क्या होता है, तो प्लेन आपका एक फ्लैट सरफेस होता है। तो अब जैसे आपका ये रूम है, ठीक है, इस रूम में आपका ये पूरा फ्लैट सरफेस है, बट अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर कर दूं पी, तो ये पॉइंट आपका हवा में कहीं पर है। ठीक है, अगर फ्लोर पर मैं बोल दूं कि ये है पॉइंट पी, तो आप इजीली कर सकते हैं कि हाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि फ्लोर आपकी 2D है। ठीक है, बट अगर हम तीसरी एक्सिस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं दैट इज 3D। ठीक है, तो उस 3D में अगर कोई शेप आपका एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जैसे अगर क्यूब एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने उसको सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के वेरिएबल से शो कर दिया। उसी तरह से अगर आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हम ये देखेंगे कि वो सिलेंडर कैसे ड्रॉ हो रहा है। अगर सिलेंडर पे पॉइंट पी है, ठीक है, कोई सिलेंडर का पॉइंट पी है, देखिए यहाँ पर अब इसको आप समझेंगे कि यहाँ पर अगर आपका ये कोई पॉइंट पी है तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पी पे क्या मिलेगी, ये जो रेडियस का आपका रेडियस के अराउंड, यानी रेडियस किस डायरेक्शन में बढ़ रही है आपकी। ठीक है, जैसे हम इस रेडियस को बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारी रेडियस किस डायरेक्शन के अराउंड बढ़ रही है, तो हमने इसको एरो बोल दिया। उसी तरह से आपका एंगल जो है वो फ्लोर पर इस तरह से बढ़ रहा है, तो एंगल भी तो बढ़ रहा है तो उसकी डायरेक्शन होगी ना, तो उसको हमने ए फाई से शो कर दिया। और उसी तरह से हाइट की बात करें, यानी आपका वेलन, आपका सिलेंडर, ठीक है, हिंदी में वेलन बोलते हैं, इंस्पिरेशन में भी आपने पढ़ा होगा। तो सिलेंडर या सर्कुलर शेप जो कुछ भी है आपका वो जेड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो यानी जेड के अराउंड आपका ए जेड होगा। तो इन तीनों की हेल्प से आपका ये वेक्टर बनकर आया एरो एरो ए फाई ए जेड। ठीक है, तो अब तक हमने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ लिए हैं, पहला कार्टेशियन, दूसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे रिलेटेड जो आपके नोट्स हैं वो भी आपको बुक में सेंड कर दिए गए। तो अब नेक्स्ट हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नाउ वी विल डिस्कस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ के पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं आर थीटा फाई। तो अब तक हम इतना समझ चुके हैं कि पॉइंट्स का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब है। तो जैसे अगर बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो वहाँ आपकी दो परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, ऑर्थोगोनल एक्सिस होती हैं, और अगर उसके अंदर आपका कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, कोई वेक्टर हम अज्यूम कर रहे हैं, तो
तो हम बोलेंगे कि वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर कोई आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, उसके अंदर कोई वेक्टर लाई कर रहा है, कोई पॉइंट सिलेंडर से होकर जा रहा है, तो हम उससे किससे सेटिस्फाइड कराएंगे, सिलेंडर के पॉइंट से। उसी तरह से अब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक स्फीयर के अंदर अगर आपका कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके वेक्टर को हम किस तरह से लिखेंगे, उसकी रेंजेस क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आर थीटा फाई, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्फीयर हमारा बनने वाला है, वो स्फीयर हमारा किस तरह से दिखेगा, इस तरह से आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि वही तीन एक्सिस आपकी, आपने जेड एक्सिस ड्रॉ की है, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ की है, आपकी वाई एक्सिस ड्रॉ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन जहाँ पर आपकी तीनों एक्सिस क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 0 0, उसी के हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन से आपने क्या करा है, हमने पहले एक प्लेन कंसीडर किया, तो सपोज करिए कि आपकी इस तरह से एक्सिस थी और आपने एक पॉइंट P कंसीडर किया है, तो जैसे वहाँ पर भी हमने एक प्लेन बना लिया था ना कि आप छोटा सा क्यूब काट रहे हो, उसका एक प्लेन देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका अगर पॉइंट P है तो हमने इस तरह से इस स्फीयर को ड्रॉ किया है। तो देखिए जब एक स्फीयर ड्रॉ होता है तो वो किस तरह से, तीन तरह से ड्रॉ होता है। जैसे आपने एक बॉल देखी होगी, जो एक बॉल होती है जिसमें इस तरह से सेपरेशन बने होते हैं कलरफुल। ठीक है, तो आपके लिए अगर आप एक स्फीयर की बात कर रहे हैं, यानी एक सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो देखिए आपका एक प्लेन ये होगा, ये सारे प्लेन्स होंगे ना उसके, जब आप उसको देखेंगे तो एक प्लेन ये होता है और दूसरा एक प्लेन कौन होगा, जो कि ऐसे ऐसे घूमेगा, तभी तो आपका सर्किल बनेगा ना। एक आपका इस पोर्शन को बना रहा है सभी दिशाओं में और एक क्या बना रहा है, इस तरह से घूम रहा है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ जो घूमने वाले एलिमेंट्स हैं वो दो हैं, तो इसलिए हमारे एंगल भी यहाँ कितने होंगे, दो होंगे। और स्फीयर बोलते हैं आपके माइंड में क्या आता है कि उसकी कोई पर्टिकुलर हाइट तो होती नहीं है। ठीक है, जैसे आपके क्यूब में आर्म्स होती थी एक्स वाई जेड, हम उसकी आर्म्स ले लेते थे, उसी तरह से आपने सिलेंडर में देखा कि सिलेंडर की एक पर्टिकुलर हाइट होती है, बट आपके स्फीयर में कोई हाइट तो होती नहीं है। तो ये कैसे ड्रॉ होगा, ये अपने प्लेन को इस तरह से ड्रॉ करता है और एक एंगल इस तरह से घूमता हुआ जाता है, तब आपका स्फीयर ड्रॉ होता है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको दो एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लेन के फॉर्म में कंसीडर करें, तो अगर आपने एक पॉइंट P यहाँ पर कंसीडर कर रखा है, तो आपने ये वो प्लेन दिखा रहा है जो कि मैंने बताया कि इस तरह से वाले बनाएगा, और ये जो एजीमुथल एंगल फाई है वो आपके फ्लोर पे यानी एक्स वाई प्लेन में देख रहे हैं ना, ये किसके बीच बनेगा, एक्स वाई प्लेन के बीच में बनेगा। तो फिर से मैं बता दूं कि आपका जो स्फीयर ड्रॉ हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि एक एंगल है, यानी ओरिजिन से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद एक पॉइंट है, तो ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो अगर आप एक सिंपल सर्किल की बात करें तो आप क्या देखते हैं कि ओरिजिन से सपोज करिए कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आपका पॉइंट P है, तो अगर ये ओरिजिन से जितनी दूरी पर सपोज करिए R ले लिया, रेडियस बोल दिया इसी को, और जब ये पॉइंट P इस तरह से घूमेगा, ठीक है, अगर ये घूमेगा तो ये क्या बनाता जाएगा, जो आपके स्फीयर का बॉटम टू टॉप इस तरह से ये ऐसे ऐसे फोल्ड कर अपना शेप बनाता जाएगा। ठीक है, तो इसे हमने यहाँ पर इस प्लेन में किस तरह से शो किया है, देखिए 0 से ये पॉइंट P के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, और अब ये जो आपका जो कितने एंगल पे वो डिस्टेंस हमने ली है उनकी, यानी z एक्सिस और आपकी जो रेडियस है उसके बीच क्या एंगल बन रहा है, तो थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो थीटा एंगल पे ये, यानी आपका थीटा एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा आपका स्फीयर का प्लेन बनता जाएगा, और उसी तरह से ये जो नीचे वाला है एक्स वाई प्लेन पर जो आपका फाई मूव करेगा उससे आपका बॉटम और टॉप स्फीयर का बनता जाएगा। तो इस तरह से हमको आर, थीटा और फाई तीनों चीजें मिल गई। फिर उसके बाद हमने ये बताया कि जो भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके रिस्पेक्ट में हम जो वेक्टर लिखेंगे उसमें उसके वेरिएबल्स या कंपोनेंट या पॉइंट सेटिस्फाइड करा सकते हैं। तो देखिए जो वेक्टर हमारा हम लिखेंगे, सपोज कोई वेक्टर ए है जो कि कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका जो वेक्टर बनेगा दैट इज ए थीटा एंड ए फाई। ये हमने कार्टेशियन से देखा था कि वेक्टर को लिखने का जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है वही यही होता है कि हम वेक्टर ए को जब एक्सपैंड करके लिखते हैं, ऐसे तो हम क्या जानते हैं कि हमारा वेक्टर ए मतलब क्या कि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मॉड ए और ए कैप यानी उसकी डायरेक्शन, यानी वो वेक्टर की क्या डायरेक्शन ऐसे होता है, और जब हम उसको एक्सपैंड करके लिखते हैं तो उसके वेरिएबल्स आ जाते हैं।
ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस अगर आपने देखी हुई है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमने ये वेक्टर लिख दिया, ठीक है। अब ये जो इसका ए आर, ए थीटा और ए फाई है, ये यही बताएगा कि आपका जो थीटा है वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ ये इस प्लेन पे ना, देखिए अगर पॉइंट P यहाँ है, फिर अगर हम कुछ देर बाद पॉइंट P को यहाँ कंसीडर करेंगे, फिर कुछ देर बाद पॉइंट P हमारा यहाँ पहुंचेगा, कह रही हूँ ना, तभी तो ड्रॉ होगा। तो देखिए उसी के हिसाब से आपका ये थीटा भी तो बढ़ता जाएगा ना। तो थीटा की हम क्या डेफिनेशन दे रहे हैं कि आपका थीटा जो है वो फ्रॉम z एक्सिस से हम मेजर करेंगे और ये क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ए थीटा इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और जो आपकी आर है, सपोज करिए जो स्फीयर आपको दिख रहा है वो इतना छोटा है, ठीक है। अगर और बड़ा स्फीयर होगा तो ये जो आपका आर है वो और इंक्रीज करता ना, तो जो इसका ए आर डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। इन द सेम वे आपका ये जो फाई है वो क्या कर रहा है, इस तरह से जा रहा है, एक्स वाई प्लेन में इसका हम इस तरह से कर्विंग नेचर का फाई बना दिया, ठीक है। फाई का नाम होता है एजीमुथल एंगल, ठीक है। स्पेलिंग है आपकी ए जेड आई एम यू टी एच ए, ठीक है, एजीमुथल एंगल। और जो आपका थीटा है उसको हम बोलते हैं कोलाटिट्यूड, ठीक है। तो आपके लिए ऐसे कोई यहाँ पे डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझिए कि जो एजीमुथल एंगल होता है वो आपके एक्स वाई प्लेन में होता है, यानी फ्लोर पर। मैंने बताया था कि अगर आप रूम के कॉर्नर पे देखें तो आपकी जेड एक्सिस होती है, एक्स वाई आपको वहाँ क्लियरली दिख जाएगा। तो जो फ्लोर है हमारी वो एक्स वाई प्लेन से बनी हुई है, तो ये जो आपका फाई है ना वो एक्स वाई प्लेन पर ही मूव करेगा, जबकि जो थीटा है वो इस तरह से आपका इंक्रीज कर रहा है। तो क्या डेफिनेशन कर रही है कि जो आर है वो आपके डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी है, और ये सिंपल आपका क्या है, स्फीयर की रेडियस है, ठीक है। इसके बाद थीटा की बात करें तो थीटा आपका कोलाटिट्यूड एंगल है और फाई क्या है, एजीमुथल एंगल है। कोलाटिट्यूड एंगल क्या होता है कि z एक्सिस एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ p। तो कोलाटिट्यूड एंगल आपका क्या बना है कि z एक्सिस और ये जो पोजीशन वेक्टर p आपका ये जो पॉइंट है उससे जो भी आपका वेक्टर गुजर कर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोलाटिट्यूड एंगल, ठीक है। इसके बाद रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स यहाँ पर कौन है हमारे, आर थीटा और फाई। तो आर थीटा फाई के लिए जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी रेंज क्या होगी कि आर आपको दिख रहा है, देखिए कहाँ से बढ़ रहा है, ओरिजिन टू, अब हम इसको कहीं भी बढ़ा सकते हैं, तो जीरो से यानी ओरिजिन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी जो रेंज बन जाएगी दैट इज 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट अब तक होती थी ना, लेकिन यहाँ माइनस इनफाइनाइट है, हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, जीरो से कर रहे हैं, तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी आपकी 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद आपकी थीटा एंगल, तो थीटा एंगल आप देख रहे हैं कि इस तरह से इंक्रीज करेगा, तो ये भी आपका 0 टू पाई इंक्रीज करेगा। और जो आपका फाई है जो आपके एक्स वाई प्लेन में इंक्रीज करता है वो कहाँ से बनेगा, 0 टू 2 पाई, यानी पूरा 360 आपका रोटेट करेगा। तो आपके फाई की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, क्या उसकी रेंज है, दैट इज 0 टू 2 पाई, ओके। ये फिगर आपका बना हुआ है, यही पूरा स्फेरिकल सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी, अब हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया एंड होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तीनों के वेरिएबल्स हैं, कार्टेशियन के एक्स वाई जेड है, सिलेंड्रिकल के क्या हो गया आपके रो फाई जेड, जहाँ देख रहे हैं आपका जेड जेड सेम है, और तीसरा हो गया आपका आर थीटा फाई, ठीक है। तो इस तरह से अब आप तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जान चुके हैं, उनके वेरिएबल्स जान चुके हैं, उनकी रेंजेस को जान चुके हैं, और वो किस तरह से ड्रॉ हो रहे हैं ये भी आपने देख लिया है। अब हम देखेंगे इनके जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।